नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन में घटी एक ऐसी घटना आप सबको बताना चाहती हूँ जिसके बाद मेरी जिंदगी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। ये मान लो कि मुझे एक नया जीवन ही मिला था और ये सब कुछ आज से लगभग 7 साल पहले जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त हुआ था। उसी वक्त मेरी दोस्ती हुई नीरज नाम के एक लड़के से और फिर कुछ ही दिनों में हमारी वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब मैं कॉलेज में लंच टाइम में कमरे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी, उस दिन नीरज कॉलेज नहीं आया था। तभी एक लड़की कामिनी वहां पर आई और मुझे खाने के लिए ये कहते हुए कि उनके भाई की गवर्नमेंट जॉब लगी है, उसकी खुशी में एक मिठाई मुझे खाने के लिए दी। तो मैंने भी उसे बधाई दी और फिर वो मिठाई खा ली। अब जैसे ही मैंने मिठाई खाई तो कुछ देर बाद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। ऐसे में मैंने सोचा कि बस ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, इसलिए वही कॉलेज में से टैबलेट लेकर वो टैबलेट खा ली। परंतु दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने घर चली आई। जब मैं रास्ते में चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब मैंने सोचा शायद मेरे मन का भ्रम है। ऐसे में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मैं चलने लगी तो किसी के कदमों की साफ आवाज जैसे कोई मेरे साथ साथ है साफ साफ सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और फिर मैं भागते हुए घर पर आ गई। वहां आकर घर का लॉक खोला और अंदर आकर दरवाजा लॉक करके अपने कमरे में जाकर फिर खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गई थी। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रही थी, लेकिन अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी। किसी की पकड़ मेरे शरीर पर इस कदर बढ़ती जा रही थी कि अब मैं रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब कर रह गई थी। लगभग आधा घंटे तक मैं इसी तरह दर्द में तड़पती रही, परंतु चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। जब आधा घंटे बाद मेरी आंख खुली तो घबराते हुए मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब अपनी हालत देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मेरे कपड़े मेरे शरीर से दूर फैले हुए थे और मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर मेरी ये समझ में नहीं आया कि आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि जब मैंने कमरे का दरवाजा देखा तो कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे, तो फिर कोई मेरे कमरे में कैसे आ सकता है। ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में मेरी माँ ही एक पापड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। अब मेरी माँ अपने काम पर चली जाया करती थी और छोटी बहन भी स्कूल चली जाया करती थी। ऐसे में उस वक्त मैं ऊपर कमरे में अकेली थी, लेकिन यह सब कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर मैंने कमरे का दरवाजा खोला और नीचे आकर देखा तो नीचे का मेन गेट भी लॉक था। ऐसे में आखिर कमरे में कौन आ सकता है, यह सोचकर ही मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अब मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कभी अपने आप को तसल्ली देते हुए सोच रही, जरूर मैंने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन जो मेरी हालत थी, जिस तरह मुझे अब तकलीफ हो रही थी, उसे देखकर यह भी पता था कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। धीरे धीरे वो दिन निकल गया। शाम को जब मेरी माँ घर आई तो मेरी हालत देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तो मैंने तबीयत खराब होने की बात बता दी और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊं। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। इस बार मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह लॉक किया, खिड़की वगैरह सब अच्छे से लॉक कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन उस वक्त घबराते हुए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी नीरज का कॉल आया तो मैंने उसे तबीयत ठीक नहीं होने की बात बोल दी और कॉल काट दिया था, क्योंकि अब मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ बता सकूं या उससे कुछ बात कर सकूं। मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो धीरे धीरे मुझ पर जैसे बेहोशी जैसा नशा छाने लगा था और कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मुझे दिन की ही तरह फिर मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा था। किसी के हाथों की पकड़
मेरे शरीर पर बढ़ती जा रही थी। कोई मेरे साथ अश्लील हरकतें करते जा रहा था और मेरे शरीर को नाचने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त नींद में होने की वजह से भी मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं तड़पते हुए चिल्लाने की कोशिश करती, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। और फिर वही सब कुछ हुआ जो दिन में हुआ था। लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। अब मैंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। मैंने देखा कि एक आदमी जो बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए था, उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी। चेहरे पर एक नकाब सा लगा हुआ था। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। तभी वो आदमी उठा और एक काले धुएं में बदल गया। फिर ऊपर जो कमरे में जाली लगी हुई थी, उस कमरे से बाहर निकल गया था। ये देखकर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चिल्ला भी सकूं। मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि घबराते हुए वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह जब मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तब जाकर मुझे होश आया तो मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। अब अपनी हालत देखकर ही मुझे रोना आ रहा था और कल रात की बात याद आते ही मैं थर थर कांपने लगी थी। वहीं मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर मेरी मम्मी की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, जो मुझे ही आवाज लगा रही थी। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मम्मी, अभी आई। उसके बाद मेरी माँ तो वहां से चली गई। अब मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और जैसे ही बिस्तर से खड़ी हुई तो इतने ज्यादा चक्कर आ रहे थे कि लग रहा था कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई तो मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी बोली, तुम ठीक तो हो बेटा? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, लेकिन मेरी हालत देखकर ही मेरी मम्मी को अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि उन्हें इस बात का जरा सा एहसास नहीं था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे कॉलेज जाने से भी साफ मना कर दिया, तो मैं अब घर पर ही रुकने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा था, उसके बाद तो अब मुझे घर पर अकेले रहते हुए भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसलिए मैंने नीरज के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर पर अकेले रहते हुए डर लग रहा है। तो उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो आ जाएगा। फिर मेरी मम्मी के काम पर जाने के बाद और बहन के स्कूल जाने के बाद नीरज हमारे घर पर आ गया। अब मेरी हालत देखकर वो खुद भी हैरान रह गया और प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा बीमार हूं। ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए कुछ बोल ना पाई, लेकिन रोते हुए उसके गले लग गई थी। मैं बस रोते ही जा रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने साथ जो कुछ हो रहा था वो सारी बातें उन्हें बता सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि नीरज मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। और वैसे भी जो कुछ मेरे साथ हुआ है, अगर किसी और लड़की के साथ होता और वो मुझे इस बारे में बताती तो शायद मैं भी यकीन नहीं करती, क्योंकि पहले ये भूत प्रेत जैसी बातों पर मुझे थोड़ा यकीन तो था, लेकिन कभी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। इसलिए जब कोई इस बारे में बातें करता तो मैं उन बातों को उनकी मनगढ़ंत कहानी बता देती थी। परंतु अब तो मेरे साथ ही ये सब कुछ हो रहा था, तो ये तो समझ में आ गया कि मेरे साथ जो ये गलत हो रहा है, ये कोई इंसान नहीं, कोई शैतान कर रहा है। अब नीरज खुद मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गया, तो डॉक्टर ने बस कमजोरी और बुखार बता दिया था। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए मंदिर की तरफ चले गए। परंतु जब मंदिर के अंदर मैंने जैसे ही कदम रखा तो अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा था। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कानों में कोई चिल्लाते हुए गुस्से में मुझे वहां से वापस जाने के लिए बोल रहा है। अब मैंने नीरज की तरफ देखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मंदिर में जा सकूं। मैं थर थर कांपते जा रही थी और वहीं पर बैठ गई। तो नीरज ने सोचा, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बिना दर्शन किए, बिना मंदिर में अंदर गए ही हम लोग वापस लौट आए थे। उस दिन नीरज मेरे साथ ही रहा, लेकिन मैं उससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई थी। तो वो मुझे कभी जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था, तो कभी अपने ही घर की कोई ऐसी ही बातें बता रहा था। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। शाम को नीरज मुझे अपना ख्याल रखने की बोलकर मेरी मम्मी के आने से पहले ही नीरज अपने घर चला गया था। अब एक पल भी अकेले रहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे कमरे में कोई मुझे घूर रहा है।
ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक था। खिड़की भी अच्छी सी बंद थी। तो फिर कौन हो सकता है? अब मैं घबराते हुए यही सोच रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। ये महसूस होते ही मैंने उस तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। तो फिर मेरे पीछे से किसी ने जैसे मुझे छूने की कोशिश की है। तो घबराते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और कांपते हुए अपनी बेड पर बैठी हुई थी। तभी मेरे फोन की जैसी ही घंटी बजी तो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। ऐसे में जब मुझे थोड़ा होश आया कि ये मेरे फोन की घंटी है, तो मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो मेरी छोटी बहन का फोन था, जो पड़ोस की आंटी के फोन से मुझे कॉल कर रही थी, जबकि मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो स्कूल से आने वाली है। अब अपने आप को संभालते हुए जैसे तैसे मैं नीचे गई और अपने घर का दरवाजा खोलकर वापस अपने कमरे में ऊपर आ गई थी। अब मेरी छोटी बहन स्कूल से आ गई थी। उसने मुझे बताया कि बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने पड़ोस की आंटी के फोन से मुझे कॉल किया था। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, तो शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सोचकर वो बार बार पूछ रही थी कि अब मेरी तबीयत कैसी है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। तो वो मेरे पास आ गई थी और वहीं पर बैठकर पढ़ाई करने लग गई और मैं आंखें बंद करके लेटी रही। अब सब कुछ ठीक था। वही शाम होने पर मेरी मम्मी आ गई। उन्हें तो मेरी तबीयत के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल दिखाकर आई हूं। डॉक्टर ने बुखार बताया। ये कहकर मैंने अपनी मां को पूरा सच नहीं बताया कि मैं नीरज के साथ अस्पताल गई थी, क्योंकि मैंने ने अभी तक अपने घर वालों को नीरज के बारे में नहीं बताया था। क्योंकि अगर मैं नीरज के बारे में अपने घर वालों को बताती तो मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर पर ही बंद कर देती, क्योंकि ऐसी बातें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जबकि मैं नीरज से बहुत प्यार करती थी और हम लोगों ने सोच लिया था कि हमारा कॉलेज कंप्लीट होते ही जैसे ही किसी एक की जॉब लगेगी हम लोग शादी कर लेंगे। फिर उस रात खाना खाकर दवाई लेकर मैं अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में दवाइयों के असर से मुझे नींद भी आ गई थी। लेकिन आधी रात के वक्त वही सब कुछ मेरे साथ हुआ जो पहले हुआ था, जिसकी वजह से घबराते हुए हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं और वही डरावना साया मुझे दिखाई दिया। तो इस बार मेरे मुंह से चीख निकल गई, तो वो डरावना साया एक काले धुएं में बदलकर ऊपर जाली से निकलकर चला गया। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी बहन और मेरी माँ, जो एक कमरे में सोई थी, वे दोनों आ गई थी। वैसे मैंने पढ़ाई करने की बात बोलकर अपने लिए अलग कमरा ले रखा था, क्योंकि अगर कभी नीरज का कॉल आ जाता तो अलग कमरे में होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि मैं अपनी माँ और बहन के पास होने पर नीरज से बात नहीं कर सकती थी। अब मेरे कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाने की आवाज आने लगी और मेरी मम्मी भी बाहर से आवाज लगाते हुए बोल रही थी, क्या हुआ बेटा, दरवाजा खोलो। तो मैंने उस तरफ देखा, लेकिन इतना ज्यादा डर लग रहा था कि मैं बस कांपते जा रही थी और रो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब मैंने अपने आप को संभाला, अपनी जो कपड़े फैले थे उन्हें पहने और हिम्मत करके उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजा खोला तो मेरी हालत देखकर मेरी माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा। लेकिन मैं डरते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरी छोटी बहन बोली कि हो सकता है दीदी ने कोई डरावना सपना देखा है। यह सुनकर मेरी माँ को भी यही बात लगी और फिर वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। अब उनके साथ जाते हुए मैं घबराते हुए बार बार अपने कमरे में पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं अपनी बहन और अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सो गई। अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो जैसे तैसे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही रात की बात याद आते ही और जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सारी बात याद करके ही मैं कांपने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी वक्त से बीमार हूं, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। यहां तक कि पलंग पर से उठने पर भी मुझे अपनी माँ या बहन के हाथ का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे में मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर मेरी माँ और बहन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थी।
अब मेरी माँ फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर वही बताया, बस कमजोरी और बुखार हैं। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर मैं कॉलेज भी नहीं जा पाई थी और एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाई थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा खून चूस लिया हो। मेरा कलर बिल्कुल काला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होते देखकर हमारे पड़ोस के कुछ लोग भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे कि आखिर मुझे ऐसा हो गया है। अब मैं अपनी हालत देखकर रोने लगी थी, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को कुछ बता सकूं, क्योंकि जब भी मैं इस बारे में अपनी माँ से कुछ बोलने के बारे में सोचती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, जिसकी वजह से मैं चाहती हुई भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन ये भी जानती थी कि पापा के जाने के बाद हम दोनों बहनों के लिए मेरी माँ ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ और मेरी बहन, जो मुझे बेपनाह प्यार करती हैं, दोनों ही जिंदा नहीं बच पाएगी। और नीरज, उसका क्या होगा? लेकिन अपने साथ ये जो कुछ हो रहा था और जिस तरह के 2 दिन के अंदर मेरी हालत हो गई थी, उसे देखकर और सब कुछ जानने के बाद क्या नीरज मुझे कभी अपनाएगा, ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डरने लगती थी, क्योंकि मैं नीरज के बिना रहने की सोच भी नहीं कर सकती थी। वही नीरज अक्सर मुझे कॉल करता था, लेकिन मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी याद आते ही मैं रोने लगती थी। तो उससे बात कैसे करती? और उसके मैसेज का भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से कभी मेरी माँ तो कभी मेरी बहन अक्सर मेरे पास में रहती थी, जिसकी वजह से नीरज मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आ पाता था। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरे थे। अब तो मैं जैसे सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। तो एक दिन ऐसे ही कॉलेज की कोई किताब देने का बहाना लेकर नीरज हमारे घर पर आ गया। तो मेरी माँ उस वक्त घर पर ही थी, तो नीरज ने उन्हें झूठ बोल दिया कि मेरी कोई किताब उनके पास रह गई थी, तो बस वही लेने के लिए आया है। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन जब नीरज ने मेरी हालत देखी तो उसके चेहरे को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि अब मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी। आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गहरे घेरे हो गए थे। होंठों पर पपड़ी छा गई थी। अब ये देखकर नीरज बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया, क्योंकि मेरी माँ के रहते हुए कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। अब उसके जाने के बाद मैंने उसे कहीं कॉल किए, लेकिन उसने मेरी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये देखकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी हालत देखकर अब नीरज मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, ये सोचकर ही मेरी तो जान निकली जा रही थी। अब मेरी हालत देखकर पड़ोस की एक औरत जो मेरी मम्मी के पास आई और बोला कि हो सकता है कि ये सब कुछ किसी डॉक्टर की बीमारी ना हो, कई किसी की बुरी नजर मेरे ऊपर पड़ गई हो, या फिर किसी ने मुझे कुछ करवा दिया हो, या रास्ते आते जाते कोई गलत बुरी आत्मा मेरे चिपक गई हो। ऐसे में एक बार वो मुझे किसी तांत्रिक या पंडित के दिखा ले तो बेहतर होगा। अब मेरी मम्मी को भी ये सब कुछ ठीक लगा। वो मुझे किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाने ले जाने के बारे में सोचने लगी थी। शाम को फिर मैंने नीरज के पास कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये सब होने की वजह से मैं रोते जा रही थी, और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि नीरज मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। अब मुझे रोते हुए देखकर मेरी मम्मी को लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिस वजह से मैं रो रही हूं तो वो मुझे समझाते हुए तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं आखिर उन्हें क्या बताती। उस वक्त मेरी बहन और मेरी माँ का प्यार था जो मैं अपने आप को जिंदा रख पा रही थी, वरना जीने की इच्छा तो जैसे खत्म ही हो गई थी। फिर रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई और बेड पर लेट गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते जा रहा है। तो कभी लगता कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो कभी लगता कि नहीं, कोई सामने से मुझे देख रहा है, जिसकी वजह से मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों ही भागते हुए वहां पर आ गई थी, और मुझे अपने साथ फिर से ये कहते हुए कि बेटा कितनी बार कहाँ है, अगर अकेले डर लगता है तो हमारे साथ सोया करो, अपने कमरे में ले गई। अब उस रात जब मैं उनके साथ सो रही थी तो हमेशा की तरह वो डरावना साया मेरे साथ इतना सब कुछ करने लगा। लेकिन अब जब से मैं अपनी माँ और बहन के साथ सोने लगी थी, तब से जैसे ही मुझे एहसास होता कि कोई मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो मेरी नींद खुल जाती थी
और मेरी माँ और बहन जो गहरी नींद में होती थी, वही वो डरावना साया एक आदमी की तरह मेरे साथ जबरदस्ती करता रहता और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। उस वक्त उसकी वो भयानक आंखें देखकर ही मैं थर थर कांपने लगती थी। अब तो जैसे इन सब की मुझे आदत हो गई थी और मुझे ये भी लगने लगा था कि या तो मैं खुद मर जाऊंगी या फिर जिस तरह मेरी हालत है उसकी वजह से मैं ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। धीरे धीरे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरी माँ मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गई। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब वो तांत्रिक मुझे देखते ही कहने लगा कि मेरे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये कहते हुए उसने मेरे गले में एक ताबीज बांध दिया और कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी शैतानी शक्ति हो, इस ताबीज के मेरे गले में होते हुए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि उसने कितनी बड़ी बड़ी शैतानी शक्तियों से